यूएन में प्रस्ताव आया था युद्ध विराम का, लेकिन अमेरिका ने उसको सिर्फ और सिर्फ राहत पे महदूद कर दिया। युद्ध विराम के लिए वो तैयार नहीं हुआ। इधर 100 से ज्यादा सहाफी वहां हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, 100 से ज्यादा पत्रकार, और ये सारा कुछ इजराइल इसलिए कर रहा है ताकि वहां की खबरें बाहर नहीं आ पाए। इसके बावजूद खबरें छन छन के बाहर आ रही हैं, और जो सबसे बड़ी खबर आई है जिसको लेके बेहद परेशान हूं मैं कि इस तरह की चीजें दुनिया कैसे होने दे रही है, वो ये कि अल अक्सा मस्जिद में कल जुमे के रोज नमाज नहीं पढ़ने दी गई। जो लोग नमाज पढ़ने आए थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए, लाठियां चलाई गई। इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, जुड़े रहिए हमसे, पूरा वीडियो देखिए। लगातार हम फलस्तीन और इजराइल पर सबसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप साथ रहेंगे तो यह कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इजराइल फलस्तीन युद्ध पर नए अपडेट्स के साथ। कल जुमा का दिन था, शुक्रवार था, फ्राइडे था। पूरी दुनिया में जो मुसलमान होते हैं वो फ्राइडेज को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, और आप जानते हैं फलस्तीन की अल अक्सा मस्जिद जो है वो पूरी दुनिया में उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। अल अक्सा मस्जिद में कल नमाज पढ़ने के लिए जब लोग निकले तो उन्हें नहीं पता था कि इजराइल की जो फौजें हैं वो उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ने देंगी। ये अपने आप में कितना परेशान करने वाला, कितना दुखी करने वाला और कितना गुस्से में लाने वाला वाकया है कि कल अल अक्सा मस्जिद में लोगों को जुमे की नमाज पढ़ने से रोका गया। इजराइल जो सारी दुनिया में कह रहा है कि डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में हमने किया है, हमास ने हमला किया तो हमने वहां पर हमला किया हुआ है। जो यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल को प्रस्ताव नहीं पास करने दे रहा था, अब प्रस्ताव पास भी हुआ है, मैं डिटेल में बताऊंगा तो उसमें क्या हुआ है। इजराइल जो सारी दुनिया में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, एंटी सेमिटिज्म की बातें कर रहा है, क्यों ना उसको इस्लामोफोबिक कहा जाए, सिर्फ इस बात के लिए कि अल अक्सा मस्जिद के अंदर कल उसने नमाज करने से लोगों को रोका। जब लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और भारी मात्रा में वहां पे पुलिस मौजूद थी इस बात के लिए कि लोगों को अल अक्सा मस्जिद के अंदर जाने से रोका जाए। थोड़े से लोग जा सके, लेकिन ज्यादातर लोगों को बाहर ही रोक दिया गया। ये ऐसी खबर है जो बताती है कि मैं बार बार इजराइल को शैतान क्यों कहता हूं। जो लोग धार्मिक लोग हैं, जो धर्म से जुड़े हुए प्रतीक यूज करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जिस भाषा में काम करता हूं, हिंदुस्तानी में काम करता हूं, वहां शैतान उसको कहते हैं जो लोगों को चैन से रहने नहीं देता है, लोगों को परेशान करता है। अब आप सोच के देखिए कि दुनिया भर में वो कह रहा है कि यहूदियों के खिलाफ नफरत फैल रही है। अगर आप फलस्तीन के पक्ष में बोल रहे हैं तो दुनिया भर में कहा जा रहा है कि यह एंटी सेमिटिज्म है, फलस्तीनियों के खिलाफ नफरत फैलाना है। और अपने यहां वो क्या कर रहा है, जो मिनिमम चीज होती है कि लोगों को शांति से नमाज पढ़ने दिया जाए, वो भी नहीं करने दे रहा है। आप जानते हैं कि इसके पहले उसने मस्जिदों पे बम गिराए हैं, पुरानी मस्जिदों को तोड़ा है, चर्चों पे बम गिराए हैं, पुराने चर्चों को तोड़ा है। तो क्यों ना कहा जाना चाहिए कि यह खुद एक धार्मिक कट्टरपंथी है जो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म जो वहां पर हैं उनसे नफरत करता है। हम किस्मत वाले हैं कि वहां पर हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म के मंदिर नहीं है, वरना ये जो भक्त यहां बैठ के स्टैंड विद इजराइल करते हैं, वो देखते कि वहां पर मस्जिदों के साथ भी वो वही व्यवहार करता है। जो इजराइल, जो ज़ायनिस्ट मस्जिदों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, जो चर्चों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, अगर वहां पे हिंदू मंदिर होते तो यकीन जानिए वो ऐसा ही सलूक करते। वो एक ऐसा धार्मिक पागलपन है जो अपने लोगों के अलावा बाकी सबको दुश्मन मानता है। यहां तक कि जो यहूदी उनकी बात नहीं सुनते हैं, जो यहूदी ये कहते हैं कि हम फलस्तीनियों के साथ शांति से रहना चाहते हैं, उनके साथ भी वो लगातार अत्याचार कर रहा है। इतने सबके बाद अगर इजराइल को एक टेररिस्ट स्टेट, अगर शैतान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आश्चर्यजनक है कि जो अमेरिका और बाकी सारे मुल्क दुनिया भर में धार्मिक कट्टरपंथ का विरोध करने की बात करते हैं, वो इजराइल के अंदर जो इस तरह की धार्मिक कट्टरपंथ नीतियां हैं जायनिज्म की, उनको रोकने की कोई बात नहीं करते, उन पे कोई चर्चा नहीं आती। और अमेरिका की बात चली है तो अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में से एक वाशिंगटन पोस्ट की मैं बात करता हूं। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद, हमास ने जो हमला किया था उसके बाद इजराइल जब फलस्तीन में घुसा था,
गाजा पट्टी में घुसा था तो उसने सबसे बड़ा लॉजिक यह दिया था कि अल शिफा जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के नीचे सुरंगें हैं और बाकी सारे भी जो हॉस्पिटल हैं उनके नीचे सुरंगें हैं और उन सुरंगों से हमास ऑपरेट करता है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी फलस्तीनी अखबार ने नहीं लिखा है, वो किसी इस्लामिक कंट्री के अखबार ने नहीं लिखा है। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने बाकायदा रिसर्च किया है और रिसर्च करके यह लिखा है कि अल शिफा हॉस्पिटल्स और बाकी सारे हॉस्पिटल्स के नीचे सुरंगों से जुड़े होने और हमास के उनका फायदा उठाने की जो बात इजराइल ने की है उसमें कोई दम नहीं है। एक पूरी रिपोर्ट छपी है वॉशिंगटन पोस्ट में, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उस रिपोर्ट में कुछ बहुत जरूरी बातें कही गई हैं। पहली बात तो यही है जहां से वो शुरू करता है कि जो आरोप इजराइल ने लगाए हैं और अब जब अल शिफा और बाकी अस्पतालों पे उसका कब्जा हो गया है और कब्जा होने के बाद जो सबूत वो दिखाने की बात कर रहा है, उन सबूतों से कहीं से यह साबित नहीं होता कि इन अस्पतालों का उपयोग हमास के लोग कर रहे थे। मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया है कि उस अस्पताल से जुड़े हुए दुनिया भर के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आकर बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तब दुनिया सुनने को तैयार नहीं थी। अब वॉशिंगटन पोस्ट यह कह रहा है 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स में उसने जो इसको समराइज किया है, वो पहली बात यह कह रहा है कि ये जो तमाम हॉस्पिटल्स थे जिनके ऊपर बम गिराया है, जिनमें बच्चे जो थे उनको मारा है, डॉक्टर्स को मारा है, जिनको खाली करा लिया गया है, उनके आपस में किसी सुरंग से जुड़े होने के कोई सबूत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, इस बात के कोई सबूत नहीं है कि हमास उनको ऑपरेट कर रहा था। और तीसरा, अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिससे यह कहा जा सके कि हमास का उस पर कब्जा था या हमास वहां से ऑपरेट कर रहा था। और ये जब मैं कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें वॉशिंगटन पोस्ट ने कही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ने जानबूझकर फलस्तीन गाजा पट्टी के अस्पतालों पर हमला किया। वो जानता था कि आसमान से जो हमले कर रहे हैं उसमें लोग घायल होंगे। वो जानता था कि ये सारे बीमार लोग अस्पतालों में जाएंगे, अस्पतालों में इनका इलाज हो जाएगा, लेकिन वो चाहता था कि इनका इलाज ना हो सके ताकि अधिक से अधिक फलस्तीनी मारे जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे मारे जाएं। यह इजराइल की मंशा थी और इसी वजह से बिना किसी सबूत के उसने हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला किया, हॉस्पिटल्स को खाली कराया। यह रिपोर्ट यह बिल्कुल साफ कर देती है कि इजराइल ने जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल झूठे थे। और आप जानते हैं कि इसके पहले कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो बताती हैं कि 7 अक्टूबर को जो फर्जी तस्वीरें चलाई गई थी बच्चों को जलाने की, इसकी उसकी, वो सारी की सारी फर्जी थी। मैं बता चुका हूं आपको कि अभी 3 होस्टेज, 3 अगवा किए हुए जो लोग मारे गए वो इजराइल के सैनिकों ने ही मारा था। इजराइल ने शुरू में कहा था हमारे 1400 लोग मारे गए, अब वो कह रहा है 1200 लोग मारे गए। और कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि जो 1200 लोग उसके मारे गए थे 7 अक्टूबर को, उसमें कई सारे लोगों को इजराइल के सैनिकों ने ही मारा था। यानी अपने झूठ और प्रपंच को जो वहां का गोदी मीडिया है उसके सहारे सारी दुनिया में फैलाया गया ताकि इजराइल समर्थन ले सके और ताकि इजराइल हमास के बहाने पूरी गजा पट्टी को खाली कराने का उसका जो ख्वाब है, वहां पर अपनी बस्तियां बसाने का जो ख्वाब है, उसको पूरा कर सके। झूठी खबरों, झूठी तस्वीरों और फर्जी चीजों के आधार पर यह पूरा का पूरा माहौल बनाया गया और उस माहौल का फायदा बनाकर अल शिफा हॉस्पिटल के साथ साथ ढेरों हॉस्पिटल्स को तबाह किया गया। वहां मरीजों को मार डाला गया, अजन्मे बच्चे जो थे वो मरे, माएं मरी, कितने सारे शहरी हलाक हुए, मारे गए, कितनी सारी बिल्डिंग्स जमींदोज हुई, ये सब आप जानते हैं। और अब वाशिंगटन पोस्ट की यह खबर बता रही है कि यह सारा का सारा तमाशा एक झूठ के सहारे किया गया जिसको इजराइल साबित नहीं कर पाया। लेकिन अमेरिका और बिडेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ रहा होता तो यूएई के नेतृत्व में सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव लाया गया था उस प्रस्ताव को लफ्ज दर लफ्ज पास करवा दिया होता अमेरिका ने। उसमें क्या था? उसमें था कि युद्ध की जो गतिविधियां हैं, हमले जो हैं, उनको रोका जाए। अमेरिका नहीं माना इस बात को लेकर, लगातार इस प्रस्ताव को डिले करता रहा और आखिरी में जिस प्रस्ताव पर सहमत हुआ उस प्रस्ताव में युद्ध रोकने की बात, सीज फायर की बात जो है वो डिलीट कर दी गई। शब्द बदल दिए गए, लफ्ज बदल दिए गए। जो युद्ध को रोकने की बात थी
वो युद्ध को टालने की बात में बदल गई कि आराम से धीरे धीरे कम किया जाएगा। और सब मिला जुला के उसमें सिर्फ इतना हो पाया कि गाजा के लिए दुनिया भर से बहुत सारा कुछ जो एड है, जो सहायता है, वो पहुंच पाए, इसकी बात उस प्रस्ताव में हो पाई। और बेशर्मी देखिए, इतने सब के बाद भी अमेरिका ने उस प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट करने की जगह एब्सटेन करने का रास्ता चुना। वो उठ के बाहर चला गया, उसने वोट नहीं दिया। बाकी सब ने, अमेरिका और रशिया एब्सटेन करते हैं और बाकी सब ने वहां वोट दिया। वो प्रस्ताव पास तो हो गया है, लेकिन उस प्रस्ताव का पास होना ऐसा है कि आपसे वादा किया जाए कि आपको एक शानदार पेड़ दिया जाएगा, और जब वो पेड़ दिया जाए तो उसमें न पत्ते हों, न फल हों, न फूल हों, उस दरख्त में सिर्फ एक ठूंठ हो। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव पास हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल में, उससे गजा वालों को कोई राहत मिलेगी फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ट्रकें तो आ रही हैं। अभी खबर यह आई है कि वहां पर 70 ट्रकें पहुंची हैं एड की सहायता की, लेकिन इजराइल उसमें भी रोक लगा रहा है। इजराइल चाहता यह था कि जो राहत का पूरा काम हो रहा है यह सारा उसके निगरानी में हो। फर्क इतना पड़ा है कि इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि सारा का सारा जो राहत का काम होगा वो इजराइल के नहीं, यूएन की निगरानी में होगा। और बेशर्मी यहीं खत्म नहीं हो जाती है, इजराइल और अमेरिका की बेशर्मी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। एक तरफ यह बात साफ दुनिया के सामने आ रही है कि 7 अक्टूबर को लेकर भी उसने झूठ बोला। अल शिफा हॉस्पिटल और बाकी हॉस्पिटल्स को तबाह करने के लिए जो उसका बहाना था वो भी झूठा था। और दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि उसने रिमाल इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है कि हमने पूरा रिमाल इलाका कब्जा कर लिया, और वहां पर भी एक हॉस्पिटल को बंद करवा दिया गया है, खाली करवा दिया गया है। यानी उसका सारा जोर इस बात पे है कि हॉस्पिटल्स खाली करा दिए जाएं, हॉस्पिटल्स बंद करा दिए जाएं, ताकि जो घायल लोग हैं उनका इलाज ना हो सके। यह बात दीगर है कि सारी कोशिश में लगातार उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं, आईडीएफ को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। और अभी तक बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि वो जंग जीत जाए। आसमान में वो मजबूत है तो बम गिरा रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन गजा वाले अपनी जमीन खाली करने को तैयार नहीं है। और अगर गजा वाले अपनी जमीन खाली नहीं करेंगे तो इस जंग में जीत जैसा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में जो उसकी बदनामी हुई है वो तो है ही। पूरी दुनिया में इजराइल को लेकर जो इमेज लोगों की बनी है, अमेरिका से लेकर बाकी सारी जगहों पर जो लोगों ने कहना शुरू किया है कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है, इसका आगे चल के उसको बहुत नुकसान होने वाला है। यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि हूथी ने जिस तरह से रेड सी पर कब्जा करना शुरू किया है, रेड सी के भीतर से जो भी जहाज इजराइल के लिए जा रहे हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है, उससे उसका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, उसके यहां माल पहुंचना बंद हुआ है, उसके लिए अपना माल भेजना मुश्किल हुआ है। यह सारा कुछ इजराइल कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब खून सवार हो, जब स्वाद लग जाए लहू का, तो फिर आदमी रुकता नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू जानता है कि जिस दिन यह युद्ध रुकेगा उसके अपने देश में डिमांड उठेगी उसको गद्दी से हटाने की, उसके अपनी पार्टी में डिमांड उठेगी उसको गद्दी से हटाने की। इसलिए वो किसी भी कीमत पर युद्ध को जारी रखना चाहता है, भले इसकी कीमत उसको आईडीएफ के लोगों को, अपने लोगों को मरवा कर देनी पड़े। लेबनान पर अभी उसने हमला किया है। लेबनान पर जो हमला हुआ है, आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने लेबनान पर हमला किया है, लेकिन साथ में लेबनान से लगी जो सीमा है उस पर लगातार सायरन भी बज रहे हैं, क्योंकि लेबनान भी उधर से हमला कर रहा है। हिजबुल्ला आप जानते हैं लेबनान में है, हिजबुल्ला उधर से लगातार हमला कर रहा है, इधर से हूथी, और हमास तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहा है। हालांकि एक खबर यह भी है कि हमास के बहुत सारे लोग अब यह चाहते हैं कि किसी तरह से यह जंग रुके। इजराइल भी चाहता है कि थोड़े दिनों के लिए जंग रुक जाए ताकि उसके होस्टेज रिहा हो जाए। मैंने आपको बताया था कि हमास के जो हेड हैं वो गए थे, मिस्र में गए थे, वो इजिप्ट में गए थे, मीटिंग वगैरह हुई है। इधर मोसाद के जो हेड थे वो भी इजिप्ट गए थे, मीटिंग वगैरह हुई है, लेकिन अभी तक कोई सहमत नहीं बन पाई है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सहमति बनने की फिलहाल मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद इसलिए नहीं है कि इजराइल अगर हमास से कहेगा कि हमारे 5 लोग रिहा करो, तो बदले में हमास 50 लोगों की मांग करेगा। दूसरी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक तरफ यूएन में कह रहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, अमेरिका उसकी बात से बात मिलाकर कह रहा है कि सीज फायर नहीं करेंगे, और यहां सीज फायर की बात कर रहा है। यह अपने आप में जो दो मुहापन है इजराइल और अमेरिका का वो बता रहा है। इसलिए मुझे साफ साफ लग रहा है कि फिलहाल सीज फायर की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन
जो जानने वाले हैं उस इलाके को, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं कि पूरी तरह से संभावना खत्म नहीं हुई है। एक छोटा मोटा 5-10 दिन का सीज फायर बीच में हो सकता है। वो किन शर्तों पे होगा, अगर होता है इस तरह का कोई सीज फायर, जो शर्तें होंगी उन पर डिटेल से बात करने के लिए आपके पास मैं फिर लौटूंगा। अमेरिका की मैं बात कर रहा था। अमेरिका के हालात ये हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी, जिस पार्टी का वो जो बिडेन राष्ट्रपति है, जिस पार्टी से राष्ट्रपति के लिए उसने चुनाव लड़ा था, उसका नॉमिनेशन हुआ था, उसके अंदर ही बहुत सारे लोग लगातार जो बिडेन का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सर्वे वहां हो रहे हैं उसमें जो बिडेन की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। अब एक खबर यह आई है कि वहां एक महिला है, एक सीनेटर है, मैरिएने विलियमसन। वो डेमोक्रेटिक पार्टी की ही महिला हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से ही वो सीनेटर हैं। उन्होंने सीधे सीधे गजा के समर्थन में, फलस्तीन के समर्थन में अभियान चलाना शुरू किया है और राष्ट्रपति पद के वोटिंग के लिए अपना नॉमिनेशन करने का फैसला किया है। यह अलग बात है कि उनके जीतने की संभावना बहुत कम है। यह अलग बात है कि डेमोक्रेटिक पार्टी उनको प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट करेगी चुनाव लड़ने के लिए, इसकी संभावना भी बहुत कम है। लेकिन जहां यह इशारा कर रहा है वो ये कि अमेरिका के भीतर, उसकी जो रूलिंग पार्टी है उसके भीतर ही फलस्तीन का समर्थन करने वाले और इजराइल को टेररिस्ट स्टेट समझने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। यह आज नहीं तो कल अमेरिका और इजराइल के रिश्ते पर भी अपना असर डालेगा। और सिर्फ अमेरिका में नहीं, मैंने बताया था पूरी दुनिया में इजराइल को लेकर, उसकी पूरी इमेज को लेकर दोबारा चर्चा शुरू हो गई है। इसी बीच में अभी अभी एक खबर आई है कि यूरोपियन यूनियन ने कुल मिलाकर 113 मिलियन डॉलर, 113 मिलियन डॉलर की राहत सामग्री जो है वो फलस्तीन में भेजने का फैसला किया है, गजा में भेजने का फैसला किया है। ये राहत सामग्री आप समझ सकते हैं, वहां दवा की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, ईंधन की जरूरत है, हर जो जिंदगी की जरूरियात होती हैं उनकी जरूरत है। और कल वाला जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रस्ताव पास हुआ है उससे मुझे और तो कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ इतनी उम्मीद है कि वहां के लोग जो भूख से मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं, बार बार कहा जा रहा है कि वहां अकाल जैसी स्थिति पैदा हो रही है, वहां भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो रही है, उसको टालने में मददगार हो सकता है। हिंदुस्तान ने भी पहले वहां पर काफी सारी मदद भेजी थी। हो सकता है यूएन सिक्योरिटी के इस प्रस्ताव के बाद हिंदुस्तान से फिर से मदद भेजी जाए। यूरोपियन यूनियन ने मदद भेजी है, अमेरिका से भी मदद आने की उम्मीद है, अरब कंट्रीज जो आसपास की हैं वो तो मदद करेंगे ही। तो यह जरूर हो सकता है कि वहां जो लोग परेशान हाल हैं, जिन बच्चों को रोटी नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, शायद ये सब हो। लेकिन इन सब के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू बम गिराना नहीं छोड़ेगा। इसलिए सबके बावजूद गजा की स्थिति फिलहाल सुधरने की मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और गजा की स्थिति नहीं सुधरेगी, युद्ध नहीं रुकेगा तो लगातार इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर जिस तरह से वो लेबनान पे हमला कर रहा है, जिस तरह से यमन पर हमला करने के लिए अमेरिका ने बाकायदा कई यूरोपीय देशों और बहरीन को मिलाकर एक ग्रुप बनाया है, अगर ये लड़ाई बड़ी होती है तो पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा करेगी। मैंने आपको बताया था कि कच्चे तेल की जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें बढ़नी पहले ही शुरू हो चुकी हैं। अगर ये मामला लंबा खींचता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। और सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, बाकी सारी चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। और अगर अमेरिका यमन पर हमला करता है या हिजबुल्लाह के साथ सीधी लड़ाई शुरू होती है इजराइल की, तो 3 मुल्कों से एक साथ लड़ना और यह सारा कुछ उसको भी काफी महंगा पड़ सकता है। कम से कम अरब देशों के बीच में एक मल्टीनेशनल युद्ध की संभावना बन सकती है, जो आगे चलकर छोटे मोटे विश्व युद्ध में भी बदल सकती है। इसलिए होशियारी तो यही होती कि बिडेन जिस कुर्सी पर बैठा है उसका फायदा उठाता, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो युद्ध विराम का प्रस्ताव आया था उसका समर्थन करता, और अब जब 70-75 दिन ये जंग चल चुकी है तो इस जंग को रुकवाने की कोशिश करता। गजा में जो तबाही आई है उस तबाही को ठीक करने की, वहां की बिल्डिंग्स को फिर से बनाने की, वहां के हॉस्पिटल्स को फिर से चलाने की कोशिश करता। लेकिन हमास को पूरी तरह से खत्म करने के नशे में बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरह से वहां इंसानी जानों, इंसानी जिंदगियों का दुश्मन बना हुआ है, ये चीजें गजा में तो मुश्किलात पैदा कर ही रही हैं, लेकिन नोट करके रख लीजिए कल इजराइल और अमेरिका के लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा करने वाली हैं। तो आज मेरे पास यही अपडेट्स थे, ये मैंने आपसे शेयर किया। आगे भी जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे मैं लगातार शेयर कर रहा हूं और शेयर करता रहूंगा। इजराइल पे हमने काफी सारे अपडेट पहले भी दिए हैं, उनको देखिए। और एक शिकायत है कि आप ये सारा कुछ देखते हैं लेकिन ज्यादा बड़ी संख्या उनकी होती है जो
चैनल सब्सक्राइब किए बिना देखते हैं। जो लोग देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि ये बातें ज़रूरी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर हमारी मदद करना चाहें तो जो पहला पिन कमेंट होता है उस कमेंट को खोल के देखें, वहां हमने सारे रास्ते बताए हुए हैं। सुपर थैंक्स का रास्ता तो खुला ही हुआ है। मैं बार बार कहता हूं, इस बार भी दोहराऊंगा कि अगर आप लोग मदद करेंगे, आप साथ खड़े होंगे, तभी सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर मैं लगातार सच कह पाऊंगा। बहुत शुक्रिया।